Yesterday we have discussed about gravitational field strength. Gravitational field strength जो है that is equals to gm over r square, लेकिन ये फॉर्मूला हम सरफेस के ऊपर लगाते हैं. अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो किसी भी प्लैनेट या हमारी अर्थ की सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, basically this is the object now which is at the surface, तो तब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं जिसमें हम r जो है which is the separation from the center. But if the object is above the surface of the earth, we don't use simply the radius, we add the height with how much height it is above from the surface in the radius, and that becomes the separation between the object and the planet or earth, whatever you have. Okay? So we represent it by small r, and small r is simply r, which is the radius of the planet, and h is the height, which is how much it is above, कितना ऊपर है ये सरफेस, दैट इज द हाइट एक्चुअली. ठीक है, तो इस तरीके से हमने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को डिस्कस किया था. एंड वी आल्सो डिस्कस दैट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ G follows inverse square law. इनवर्स स्क्वायर लॉ हमने इसको देखा था, यानी हमने इसका एक ग्राफ प्लॉट किया था कुछ इस तरीके से. लेट्स से दिस इज अ प्लैनेट, एक प्लैनेट है, इसके लिए हमने g y एक्सिस पे रखा और r विच इज सेपरेशन हमने x एक्सिस के ऊपर रखा. जब हमारे पास सेपरेशन r की है तो हम लेट्स से कहते हैं ग्रेविटी कितनी है g नॉट, ये g0 हम इसको कहते हैं. एक्चुअली ये नॉट का सिंबल होता है, कोई सा g नॉट है. अगर हम ऑब्जेक्ट को r मजीद और आगे लेके जाएंगे तो सेंटर से हमारा डिस्टेंस हो जाएगा 2r. ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि 2r डिस्टेंस बढ़ाने से ग्रेविटी जो है वो हाफ नहीं होती बल्कि 4 टाइम्स कम होती है, क्योंकि r पे स्क्वायर लगा हुआ है. तो हम क्या नोटिस करते हैं कि 2r पे जो ग्रेविटी होती है दैट इज g नॉट डिवाइडेड बाय 4. इसी तरीके से जब हम और आगे जाते हैं 3r पे जाएंगे तो यहाँ पे ग्रेविटी और कम होकर g नॉट डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगी, और अगर 4r पे जाएंगे तो g नॉट डिवाइड बाय 16 हो जाएगी. मींस इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ. और इसका जो कर्व हमने बनाया था वो कर्व एक स्मूथ कर्व कुछ इस तरह से बनाया. इफ यू रिमेंबर, दिस इज द इनवर्स स्क्वायर लॉ कर्व. ठीक है, तो ग्रेविटी जो है जैसे जैसे हम किसी प्लैनेट के सरफेस से दूर जाते जाएंगे ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, और कौन से लॉ को फॉलो करेगी, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगी. डिस्टेंस को हम डबल करेंगे तो ग्रेविटी हाफ नहीं होगी बल्कि 4 टाइम्स करेगी. ठीक है, यानी स्क्वायर की फॉर्म में कम होगी. दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड अबाउट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ. और ऑब्जेक्ट्स का हमेशा डिस्टेंस जो है वो हमेशा प्लैनेट के कहाँ से नापा जाएगा, हमेशा सेंटर से नापा जाएगा. ठीक है, अभी तक मुझसे किसी ने ये सवाल नहीं किया कि हमने सेंटर से ही क्यों नाप रहे हैं, हम सेंटर से हम सरफेस से क्यों नहीं नाप रहे. ठीक है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन कि शायद कोई पूछ लेगा मुझसे कि ये हम सेंटर से ही क्यों नापते हैं, हम सरफेस से क्यों नहीं नापते. ठीक है, तो इस क्वेश्चन की भी बात करते हैं. फिर एक दो चीज़ें और भी हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कुछ लिमिटेशंस थी, तो उसके बावजूद भी हम इस लॉ को पूरी यूनिवर्स के ऊपर कैसे अप्लाई कर रहे होते हैं. तो ये छोटे छोटे 2-4 पॉइंट्स है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे आज. और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, सबसे पहले तो हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन लिखेंगे. व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की एक डेफिनेशन लिखते हैं. एक चीज याद रखिएगा बच्चों, स्टूडेंट्स ऑफनली ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और ग्रेविटेशनल फील्ड दोनों को एक ही चीज समझ रहे होते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता. ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है. ठीक है, जिसका हमने सिंबल G बनाया हुआ है. ये बराबर होता है फोर्स पर यूनिट मास.
ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज फोर्स पर यूनिट मास, ठीक है, यानी हम फोर्स, ऑब्वियसली ये फोर्स कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल पुल पर यूनिट मास। किसी भी 1 किलो मास के ऊपर किसी भी प्लेनेट पे किसी भी सरफेस पे कितना फोर्स लगता है, उसी को हम उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ मानते हैं। जैसे कि ये हमारी अर्थ है, तो हम अर्थ के ऊपर जब 1 किलो का मास रखते हैं, हम जानते हैं कि अर्थ उसको जो है वो 9.81 न्यूटन की फोर्स से खींचती है 1 किलो। 2 किलो को ऑब्वियसली 9.81 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेगी वो, ठीक है, यानी 19.62 हो जाएगी। लेकिन 1 किलो को ये 9.81 न्यूटन की फोर्स से खींचते हैं। यही वजह है हम कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ is 9.81 न्यूटन्स पर किलोग्राम, ठीक है। 9.8 न्यूटन्स की फोर्स पर किलोग्राम, यानी हर 1 किलोग्राम के ऊपर लग रही होती है। लेकिन ये लग कहाँ रही होती है, एक ग्रेविटेशनल फील्ड में लग रही है, यानी अर्थ ने अपने गिर्द एक इफेक्ट क्रिएट किया हुआ है, और उस इफेक्ट का नाम जो है, उस इफेक्ट का नाम ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। किसी ने कोई क्वेश्चन करना है इसमें तो जरा कर लीजिए। जी बच्चों, कोई क्वेश्चन है किसी को? वरीशा, शिप्रा, हसन, नहीं सर, सही है। कोई क्वेश्चन नहीं है? जैनब, किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है? अच्छा अच्छा बच्चों, फिर से मैं रिपीट करूं, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका सिंबल जी है। इट इज फोर्स पर यूनिट मास। इसका जो यूनिट होता है वो हम या तो मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर भी लिखते हैं, या इसका यूनिट न्यूटन्स पर किलोग्राम भी हो सकता है, दोनों यूनिट इसके होते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली न्यूटन को अगर तुम लोग खोल के सॉल्व करोगे तो तुम लोगों के पास मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, यानी वो बेसिक यूनिट की फॉर्म में आ जाएगा। न्यूटन बेसिक यूनिट नेम, न्यूटन ड्राइव यूनिट, ओके। और बाय द वे ये एक ऐसी क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड्स? जी हाँ भाई, व्हाट इज द डायरेक्शन? टुवर्ड्स द सेंटर, बिल्कुल सही, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ या टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द प्लैनेट। ऑब्वियसली अगर अर्थ है तो अर्थ की तरफ होगी, और अगर कोई और प्लैनेट है, जुपिटर है, तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ जुपिटर या टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द प्लैनेट होगा, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा टुवर्ड्स सेंटर होती है, ओके। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। पूरा वर्ड यूज करेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फील्ड की ताकत, ओके। लेकिन एक और टर्म यहाँ लिखी हुई, ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? तो बाय द वे, ग्रेविटेशनल फील्ड कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये बेसिकली उस एरिया का नाम है, उस डोमेन का नाम है जिस डोमेन तक कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटी का फोर्स जो है वो अप्लाई कर सकता है। बाय द वे, दोनों डेफिनेशन आपसे पेपर में पूछते हैं, थोड़ा सा ख्याल से पढ़ के डेफिनेशन के आंसर को लिखिएगा। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ लिखा हुआ है तो आप कहेंगे इट इज अ फोर्स पर यूनिट मास इन ग्रेविटेशनल फील्ड। लेकिन अगर आपको कहीं उसने खाली लिखा है कि डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, इसकी डेफिनेशन होती है इट इज अ रीजन अराउंड मास
till which it can apply force on the other mass। ठीक है जी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड एक रीजन है, एक डोमेन है, एक एरिया है, उस एरिया तक, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो क्या लगा सकता है, फोर्स लगा सकता है। और ऑब्वियसली ये फोर्स कौन सा होता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। दोनों में फर्क है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फील्ड की ताकत, कितनी ताकत है किसी ग्रेविटेशनल फील्ड को। जैसे अर्थ की ताकत कितनी है, 1 किलो पे 9.81 लगाता है वो, ठीक है। लेकिन जुपिटर की ताकत कितनी है, जुपिटर की 22.5 की ताकत है, यानी जुपिटर 1 केजी के ऊपर 22.5 न्यूटन का फोर्स लगा देता है। अर्थ की ग्रेविटी जुपिटर की ग्रेविटी फील्ड स्ट्रेंथ से कम है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, फोर्स पर यूनिट मास, 1 किलो पे कितना फोर्स लगता है किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में, उसी को इसकी ताकत मान लिया जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन किसी भी मास के गिर्द, उस रीजन तक वो किसी दूसरे मास पे क्या लगा सके, फोर्स अप्लाई कर सके, दैट इज एक्चुअली ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड। जब आप कोई क्वेश्चन है, जवाब आ जाइए। अच्छा, तो दीज आर द टू डेफिनेशंस। हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, ये उसकी इक्वेशन है। और इसके बाद हमने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को डिफाइन किया। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ फोर्स पर यूनिट मास होती है, और ग्रेविटेशनल फील्ड किसी भी मास के गिर्द वो एरिया जिस तक वो किसी दूसरे मास पे क्या अप्लाई कर सकता है, फोर्स अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अच्छा अच्छा, इसके बाद देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो था, that is saying that the force of attraction between two point masses, हमने एक वर्ड यूज किया था पॉइंट मास, और पॉइंट मास को हमने क्या कहा था, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट जिसका अपना कोई साइज नहीं होता, ठीक है, बहुत ही स्मॉल सा ऑब्जेक्ट जो जिसका अपना कोई साइज नहीं होता, ठीक है, यानी जिसका कोई रेडियस नहीं हो सकता, ठीक है, दैट इज नोन एज पॉइंट मास। ओके, लेकिन इस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम अर्थ सन के ऊपर भी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज अर्थ। तो अर्थ तो पॉइंट मास नहीं है, तो हम ये लॉ इस पे क्यों अप्लाई कर रहे हैं जी। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज ओनली एप्लीकेबल ऑन पॉइंट मासेस। पॉइंट मासेस ऐसा छोटा सा मास जिसके साइज से उसकी मोशन इफेक्ट ना हो, ठीक है, या जिसका अपना कोई साइज नहीं। लेकिन हम अर्थ सन के ऊपर भी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अप्लाई कर रहे हैं, तो हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं उसको? ये लॉ तो पॉइंट मास की, हमने डेफिनेशन भी लिखी थी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू पॉइंट मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम, ठीक है। तो जी, ऑब्वियसली पॉइंट मास होगा, बिल्कुल होगा। देखो फिजिक्स की लैंग्वेज में हम इलेक्ट्रॉन को पॉइंट मास कंसीडर करते हैं जैनम। फिजिक्स में हम ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा सा होता है। केमिस्ट्री में ऑल्दो नहीं मानते हैं, केमिस्ट्री में तो हम उसकी स्पिनिंग की वजह से उसकी जो है वो क्या कहते हैं उसको, डायरेक्शंस भी मान रहे होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आपके पास अप स्पिन डाउन स्पिन के शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिफरेंट उसमें शेल्स में जाते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में। लेकिन इलेक्ट्रॉन को एक्चुअली पॉइंट मास माना जाता है, छोटा सा होता है, उसका अपना साइज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, ठीक है ना। तो उसको हम पॉइंट मास मान सकते हैं।
लेकिन हम अर्थ को कैसे पॉइंट मास मान रहे हैं और क्यों मान रहे हैं, उसका क्या रीजन? बाय द वे ये क्वेश्चन एक पेपर कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज ओनली एप्लीकेबल ऑन पॉइंट मासेस व्हाइल दिस लॉ इज एप्लीकेबल ऑन द सन एंड मून एंड प्लैनेट्स। क्यों एप्लीकेबल होता है? सर तो जब न्यूटन के लॉ का हमने नाम पढ़ा था कि यूनिवर्सल होता है, वो हर जी चीज के नाम जो न्यूटन का लॉ का हमने नाम पढ़ा था तो यूनिवर्सल होता है, क्या कह यूनिवर्सल रहे लॉ हैं? ऑफ ग्रेविटी। हसन आवाज ही नहीं आ रही। सर हमने पढ़ा था कि न्यूटन का ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूनिवर्सल होता है, तो वो पूरे यूनिवर्स की चीजों पर अप्लाई होना चाहिए, वो सिर्फ पॉइंट मासेस पे क्यों होता है? हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन उसके बावजूद भी एक तरीका है जिसकी वजह से हम इसको जो है ना अर्थ और सन और मून के ऊपर भी अप्लाई कर रहे होते हैं। तुम लोगों को पॉइंट मास पता है? तुम लोगों को याद है हसन, मैंने पॉइंट मास की डेफिनेशन पढ़ाई थी है इसके, अगर तुम लोगों को याद हो। चलो मैं इसको क्लियर करता हूँ। देखो पॉइंट मास क्या चीज होती है? कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी साइज की वजह से उसकी मोशन पे इफेक्ट ना आए, उसको हम पॉइंट मास कंसीडर कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पॉइंट मास किस चीज को हम मानते हैं? कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके साइज की वजह से उसकी मोशन के ऊपर इफेक्ट ना आए, उसको हम पॉइंट मास कंसीडर करते हैं। अब किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज से उसकी मोशन पे फर्क क्या है, जरा ये भी देख लें। पहले तो इसको मान लो ये एक ब्रिज है, ओके, ये एक ब्रिज है और इस ब्रिज की लेंथ जो है वो कितनी है? 12 मीटर। ये जो रेड लाइन जहाँ से स्टार्ट हो रही है ये पूरा ब्रिज है, 12 मीटर की लंबाई का ब्रिज है, ओके। एक बस है जिसकी अपनी लेंथ जो है वो कितनी है? ये बिल्कुल इस वक्त एच के ऊपर खड़ी हुई है, बिल्कुल एच के ऊपर, ठीक है। इस बस की अपनी लेंथ जो है वो कितनी है? लेट्स से 3 मीटर्स है, लंबी वाली बस है, 3 मीटर की इसकी लेंथ है, ओके। और ये बस इस ब्रिज को क्रॉस करती है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, ये बस कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी कि इस ब्रिज को कंप्लीटली क्रॉस कर? How much distance is traveled by the bus to to 15 cross मीटर। to cross this bridge completely? बिल्कुल सही है ज़ैनब, 15 मीटर्स, नॉट 12 मीटर्स। देखो 12 मीटर जब ये चलेगी तो यहाँ तक पहुंचेगी। हसन बिल्कुल सही कह रहे हो तुम भी, 12 मीटर में तो ये सिर्फ यहाँ तक पहुंचेगी, ठीक है। ये तो 12 मीटर होगा, हाँ 12 के बाद मजीद 3 मीटर चलेगी तो फिर ये क्या कर जाएगी? इस ब्रिज को क्रॉस कर जाएगी, ठीक है जी। क्या इसके साइज की वजह से इसकी मोशन में चेंज आया कि नहीं आया? 12 की जगह आपको कितना चलना पड़ गया? 15 मीटर चलना पड़ गया। इस केस में हम इस बस को पॉइंट मास कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन लेट्स से मेरे पास एक बॉल है छोटी सी, ये एक बॉल है, इसका भी कुछ होता है साइज। लेट्स से इसका साइज हमारे पास है, लेट्स से कितना होगा भाई? डायमीटर कितना होगा बॉल का, बताओ? एस्टिमेशन का सवाल है। व्हाट कुड बी द डायमीटर ऑफ द बॉल? 0.1 मीटर, 10 सेंटीमीटर तक होगा, 5-10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है जी। तो हमने एक बॉल को जो है वो इस ब्रिज से फेंका है। अब मुझे बताओ कि ये बॉल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी कि ये ब्रिज को कंप्लीटली क्रॉस कर दे? जी, तो अब हम कहेंगे सिंपली कि ये बॉल सिर्फ कितना ट्रेवल करेगी? बॉल कितना ट्रेवल करेगी? 12 सेंटीमीटर। क्योंकि बॉल का अपना साइज बहुत छोटा है कंपेयर टू दिस लेंथ, इस लेंथ के मुकाबले में नेग्लिजिबल, ठीक है, नेग्लिजिबल। तो हम इस केस में इस बॉल को क्या मान रहे होंगे? पॉइंट मास मान रहे होंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि बस का साइज इस ब्रिज के साइज के मुकाबले में नेग्लिजिबल नहीं मान सकता,
तो इसलिए मैं बस को पॉइंट मास कंसिडर नहीं करूंगा। पॉइंट समझ में आया मेरा? कि अगर हमारे पास जिस डिस्टेंस की बात हम कर रहे हैं उसका उस ऑब्जेक्ट के साथ अगर हम कंपैरिजन करें, तो अगर वो डिस्टेंस बहुत बड़ा है तो हम उस ऑब्जेक्ट को भी पॉइंट मास कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं तुम लोगों से एक और सवाल करता हूँ, यही 3 मीटर की बस कराची से हैदराबाद में, ओके, 3 मीटर की बस, जबकि हैदराबाद से कराची तक का डिस्टेंस जो है वो कितना है, 250 किलोमीटर है। 250 किलोमीटर का मतलब क्या है, 250,000 मीटर्स, ये होता है इसका। अब ये मुझे बताओ, क्या तुम लोग ये बोलोगे कि ये 250,000,003 मीटर चलेगी तो हैदराबाद के अंदर एंटर होगी, या तुम लोग सीधा सीधा यही बोलोगे कि सर ये 2,50,000 मीटर जब ट्रेवल कर लेगी तो ये हैदराबाद के अंदर पहुंच जाएगी? यानी उस केस में तो 3 मीटर्स को तुम क्या कर रहे होगे, इग्नोर कर रहे होगे। इग्नोर कर रहे होगे क्योंकि ये जो ये डिस्टेंस है इसके मुकाबले में 3 मीटर कुछ भी नहीं है, तो हम इसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? इसको पैसों के फॉर्म में सोचो, ये कितने हैं भाई, कितने पैसे हैं ये? कौन है पैसों वाला यहाँ पे? ये 2,50,000 रुपए। अब आप एक आदमी से 2,50,000 रुपए ले रहे हो और उससे कहें कि यार 2,50,000 रुपए तूने दे दिए, 3 रुपए रह गए तेरे, वो भी दे दे। तो आप ऐसे केसेस में जब बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स होते हैं तो ये छोटे मोटे अमाउंट्स का इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, अगर बस कराची से हैदराबाद जा रही है तो बस को भी हम क्या कंसिडर कर लेंगे, उस केस में बस भी क्या मान ली जाएगी, पॉइंट मास मान ली जाएगी। बात समझ में आ रही है? उस केस में बस भी पॉइंट मास मान ली जाएगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ है? तो अगर दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में या दो पॉइंट्स के दरमियान में सेपरेशन बहुत ज्यादा हो, बहुत बड़ी सेपरेशन हो, ठीक है, तो हम बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को भी पॉइंट मास कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, इफ द सेपरेशन बिटवीन द टू पॉइंट्स इज मच लार्जर देन कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन दैट ऑब्जेक्ट कैन आल्सो बी कंसीडर एज पॉइंट मास। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि अर्थ और सन, इनको हम पॉइंट मास कंसीडर कर रहे हैं और इनके ऊपर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? जी, अब कोई आंसर देगा इस क्वेश्चन का? जी बिल्कुल सही रियाज, सेपरेशन बहुत ज्यादा है कंपेयर टू देयर साइज। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनकी जो सेपरेशन है इनके दरमियान में वो बहुत ज्यादा है, लेकिन एक पॉइंट और ऐड करना होगा इसमें, कंपेयर टू देयर ओन साइज। ठीक है, the separation between the earth and the sun is very large compared to their own size, that is why they are considered as point mass। बात समझ में आ रही है? और इसी चीज को सोचते हुए हमने जो सेपरेशंस को फिर नापना शुरू किया, वो हमने सरफेस टू सरफेस नहीं बल्कि कहाँ से नापना शुरू किया, सेंटर। एक्चुअली सेंटर मींस सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास। बात समझ में आ रही है? एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, why earth, planet, stars are very huge but why they are considered at point mass? Because the separation between them is very large compared to their own size, hence they are considered at point mass, and the separation is measured always from the center या center of masses। separation हमेशा फिर कहाँ से नापी जाएगी, center of masses। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? जी, किसी को भी क्वेश्चन पूछना है इसमें? जी बच्चों, किसी ने कोई क्वेश्चन करना है पूछ लीजिए। अच्छा जी, इसके अलावा एक और क्वेश्चन भी होता है, वो ये है कि हमारे पास जो भी प्लैनेट या कोई भी ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, स्फेरिकल मास,
स्फेरिकल मास, ठीक है। हमारे पास जो भी स्फेरिकल मास होता है इस स्फेरिकल मास की जो भी ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस हैं ये अपेरेंटली सेंटर की तरफ ही क्यों जा रही है? Why the gravitational field lines are always pointing towards the center for a spherical mass? तो एक चीज याद रखना कि ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस जो होती हैं वो हमेशा सरफेस के कैसे होती हैं, किस एंगल के ऊपर होती हैं। देखो जब हम अर्थ सीधी सीधी बनाते हैं तो हम यूं बनाते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस ऐसे, लेकिन हमें पता है कि अर्थ एक्चुअल में और 90 डिग्री का एंगल सरफेस से रखते हैं, लेकिन एक्चुअल में अर्थ स्फेरिकल है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस फिर उस केस में हम क्या कंसिडर करते हैं कि हमारी अर्थ के सर्कमफेरेंस के साथ क्या एंगल बना रही हैं, क्या एंगल बना रही हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, ठीक है। और अगर हम इन तमाम लाइंस को एक्सटेंड करें हम क्या देखेंगे कि ये तमाम लाइंस रेडियस की तरह इस पॉइंट पे जाके मर्ज होंगी, सेंटर पॉइंट पे मर्ज होंगी, ठीक है। तो द ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन फॉर a spherical mass is always pointing towards the center because the field lines are always perpendicular. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, the field lines are always perpendicular to the surface of the spherical mass and it is apparently pointing towards the center. apparently वो कहाँ पे पॉइंट कर रही हैं, किस तरफ पॉइंट कर रही हैं, सेंटर की तरफ, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ है सबको? ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चार्जेस के बारे में भी पूछा जाता है और मासेस के बारे में भी पूछा जाता है। The gravitational field lines for a spherical mass are always pointing towards the center because the field lines are always perpendicular to the surface of spherical mass and it is apparently pointing towards the center. तो ये दो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस भी आप लोग देख लीजिएगा, इसके बारे में भी कभी कभार ये लोग सवाल कर देते हैं, ठीक है जी। हम लोगों ने आज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने पॉइंट मासेस का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, पॉइंट मास क्या होता है, और उसके बाद जो है स्फेरिकल मास वगैरह ये चीजें डिस्कस, ठीक है। एक बात और बताइएगा जरा मुझे, लेट्स से दिस इज अवर अर्थ, दिस इज अ मून, एक रॉकेट है, ठीक है। ये बताइए कि अर्थ इस रॉकेट को किस साइड पे खींचेगी, टुवर्ड्स लेफ्ट या टुवर्ड्स राइट? जी, अर्थ इसको अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से किस साइड पे खींचेगी, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट साइड के ऊपर, बिल्कुल सही। दिस इज द फोर्स ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। और व्हाट अबाउट मून, मून का किस साइड पे खींचेगा? मून टुवर्ड्स राइट खींचेगा, बिल्कुल सही, ठीक है। दिस इज, अच्छा, यानी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे किस साइड पे काम कर रही है, फोर्स की और ग्रेविटेशनल फील्ड की जी की डायरेक्शन सेम होती है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है किसी प्लेनेट का उसी डायरेक्शन में हम उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन भी मान रहे होते हैं, क्योंकि अर्थ हमें टुवर्ड्स द सेंटर खींचती है तो हम फोर्स लगता है हम पे, तो इसलिए हम ये मानते हैं कि अर्थ की ग्रेविटी टुवर्ड्स द सेंटर। लेकिन इस केस में हम कह रहे हैं कि ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज एक्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट एंड ग्रेविटी ऑफ मून इज एक्टिंग टुवर्ड्स राइट, वो राइट की तरफ जा रही है, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा है तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी एक पॉइंट के ऊपर ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट कर दें? इज इट पॉसिबल, यस और नो?
क्योंकि एक फोर्स अगर लेफ्ट पे लगे और दूसरा फोर्स राइट पे लगे तो क्या ऐसा पॉसिबल होता है कि कभी ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें? तो आंसर है बिल्कुल ऐसा हो सकता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन ये बताइए कि वो पॉइंट क्या बिल्कुल सेंटर में होगा इन दोनों मून और अर्थ के दरमियान में? क्या अर्थ के करीब होगा या मून के करीब होगा? If it reaches closer to the moon, yes, closer to the moon. रियाज, ज़ैनब, बतूल, बिल्कुल सही। इकराम, बिल्कुल सही। नियर टू मून, बिल्कुल सही। नियर टू मून पे हम ये मान सकते हैं कि एक पॉइंट हमें ऐसा मिल सकता है जहां पे ये फोर्स जीरो हो सकता है। उसका रीजन ये है कि इस पॉइंट पे, इस रॉकेट पे, इस साइड पे लग रहा होगा फोर्स ऑफ मून और इस साइड पे लग रहा होगा फोर्स ऑफ अर्थ, और ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होंगे। यानी इन दोनों का सम जो होगा, फोर्स ऑफ अर्थ प्लस माइनस फोर्स ऑफ, माइनस में इसलिए ले रहा हूँ मून को क्योंकि उसकी डायरेक्शन उल्टी है, एक इसके बराबर होगा जीरो के। आप चाहे तो मून वाले को प्लस ले लें, अर्थ वाले को माइनस ले लें, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। बात सारी है कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके जीरो होंगे। अल्टीमेट हमारे पास इसका कंक्लूजन बन सकता है कि फोर्स ऑफ अर्थ और फोर्स ऑफ मून क्या हो गए, इस पॉइंट पे इक्वल होंगे। अच्छा, अगर फोर्सेस इक्वल हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे ग्रेविटी ऑफ अर्थ बराबर हो गई है ग्रेविटी ऑफ मून के। जहाँ पे फोर्सेस जीरो हुए हैं ना, वहां पे हम ये भी कह सकते हैं कि ग्रेविटी ऑफ अर्थ ग्रेविटी ऑफ मून के बराबर हो गई है। ओके, यानी इस पॉइंट पे रिजल्टेंट ग्रेविटी कितनी होगी? रिजल्टेंट ग्रेविटी कितनी होगी इस पॉइंट? जी बच्चों, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ग्रेविटी एट दिस पॉइंट? जीरो। ठीक है, इट इज जीरो बिकॉज ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कैसी क्वांटिटी होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा जी, एक होमवर्क दे रहा हूँ आप लोगों को, एक क्वेश्चन है आप लोगों का। आप लोग ग्रेविटेशनल फील्ड के क्वेश्चंस बोलिएगा, ठीक है? आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, एक सेकंड। हाँ रियाज, असाइनमेंट भी कर लेना यार, असाइनमेंट में क्या मसला है? थोड़ा सा अगर टेंशन हुई, ऊपर नीचे हुआ भी असाइनमेंट तो ठीक है यार, देख लेंगे, थोड़ा सा डेट कर लेंगे भाई, क्यों परेशान होते हो? अच्छा, बच्चों आप लोग अपने उसमें जो आपको मैंने 500 सेंड किए थे ना, उसमें आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 जब देखेंगे ना, तो आपको क्वेश्चन नंबर 14 यही कुछ इस किस्म का एक सवाल मिलेगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14, दिख रहा है सबको? इसमें वो कह रहा है डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, फिर एक आइसोलेटेड मास की उसने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ स्केच करवाया। बाय द वे इसको प्रॉपर्ली स्केच कीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद वो अर्थ और मून के बारे में बात कर रहा है कि अर्थ और मून के दरमियान में बहुत बड़ी सेपरेशन है, 60 आरी के बराबर सेपरेशन है। और वो ये कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई देयर इज अ पॉइंट बिटवीन द अर्थ एंड द मून एट व्हिच द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज जीरो। इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्यों जीरो होगी? क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इस पॉइंट पे दोनों की ग्रेविटी एक दूसरे को क्या कर देगी? कैंसिल कर देगी। फिर उस पॉइंट की उसने क्या मांगी है आपसे? डिस्टेंस मांगा है अर्थ से, और उसके बाद उसने इसका ग्राफ स्केच करवाया है। तो आप लोगों का होमवर्क एक ये है कि आप लोग इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कीजिएगा, कोशिश जरूर कीजिएगा। आई थिंक आप लोगों से इंशाल्लाह जरूर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, किसी को भी क्वेश्चन करना, अदरवाइज आई विल हैंड ओवर हियर। नो क्वेश्चंस? होमवर्क पता चल गया आपको? ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।
करवा दो मरियम, कल तक करवा दो आराम से सब, ठीक है। ओके सर।